नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट ME 301 में इससे पहले भी मैं कई वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। इसी कंटिन्यूएशन में आज यूनिट नंबर 4 का जिसका टाइटल है रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट एंड कंट्रोल्स के यूनिट का हम शुरुआत करेंगे। आज टॉपिक नंबर इनिशियल है 4.1 और उसी का पार्ट नंबर 1 को आज हम देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं फिर से रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि आपने सेकेंड थर्ड यूनिट में पढ़ा है, लेकिन हम इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपका जो ये यूनिट है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल के पार्ट्स के बारे में स्टडी है। तो एक बार फिर से रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। फर्स्ट इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और चौथा एक्सपांशन वाल्व या इसे मीटरिंग डिवाइस या फ्लो कंट्रोल डिवाइस भी हम कह सकते हैं। जो आपका फ्लो है वो इसी तरीके से रहता है। इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर और कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व। चाहे तो आप सीक्वेंस सेकंड से आप शुरू कर सकते हैं, थर्ड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लो है वो इसी सीक्वेंस में रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आप सीरीज को, इस फ्लो को कभी भी उल्टा ना लिखें। आप याद रखिए कि हमेशा सबसे पहले अगर आप इवेपोरेटर से शुरू कर रहे हैं तो इवेपोरेटर के बाद आपका आएगा कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद आएगा कंडेंसर और कंडेंसर के बाद आएगा एक्सपेंशन वाल्व। क्यों? क्योंकि इवेपोरेटर आपकी वो यूनिट है जो कूलिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का वेपोराइजेशन से आपको कूलिंग मिलती है, इसीलिए इसको इवेपोरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे गैसेस क्या होती है, कूलर होती है, और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। फिर उसके बाद में प्रेशर लो हो गया है तो इसको आगे फ्लो के लिए प्रेशर हाई करने की ज़रूरत है, तो कंप्रेसर में भेजते हैं, जहाँ कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, इसलिए प्रेशर तो हाई साइड पे होता ही है, गैसेस जो है वो हॉटर हो जाती है। उसके बाद आपका क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो गैसियस फॉर्म में आ गया है। तो अब गैसियस फॉर्म में आ गया है तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप कंडेंसर कॉइल यूज़ करते हैं, कंडेंसर यूनिट कह सकते हैं इसे। तो ये भी क्योंकि गैसेस का सिर्फ फेस चेंज हुआ है, प्रेशर अभी भी हाई है, तो ये हाई प्रेशर साइड में है। लेकिन फिर यहाँ से आप जाते हैं एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें कि थ्रॉटलिंग के द्वारा इसका प्रेशर रिड्यूस किया जाता है एक्सपेंशन के द्वारा, और जैसे जैसे प्रेशर गिरता है इसका टेम्परेचर भी गिरता है, तो ये कूलर साइड में आ जाता है। लो प्रेशर इसका रहता है और लिक्विड जो है वो कूलर रहता है। इसको और समझने के लिए हम डायग्राम में, इलेबोरेटिव डायग्राम मैंने बनाया है, उसको देख के आपको अच्छे से रेफ्रिजरेशन साइकिल हम समझ सकते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, हम इवेपोरेटर से शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम वार्म एयर एंड रीच लो बॉइलिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेंट वेपराइज एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट। यहाँ पे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ तक तो एक्सपेंशन तक यहाँ पे आधा गैसियस और आधा लिक्विड फॉर्म में आता है। जो आधा लिक्विड फॉर्म में आता है वो यहाँ पे लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस स्पेस की हीट लेकर। ठीक है, तो जो आपका स्पेस में जहाँ पे इवेपोरेटर लगा है वहाँ कूलिंग हो जाएगी और उसकी हीट लेके जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो वेपराइज हो जाएगा। फिर वो वेपराइज हो जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर लो ही रहता है और प्रेशर भी लो रहता है। तो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर। अ लिक्विड एट अ हाई प्रेशर इज नीडेड टू अचीव रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए उसको हाई प्रेशर पे लाना जरूरी है पूरे साइकिल में फ्लो होने के लिए, इसलिए उसको कंप्रेसर में भेजा जाता है। कंप्रेसर में क्या होता है कि हाई प्रेशर की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। फिर heat from refrigerant is transferred to the cooling fluid. Refrigerant condenses to liquid. यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो हॉटर गैसेज है उसको यहाँ पे एक कूलिंग फ्लूइड वो हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू यहाँ पे इसको
फेज चेंज किया जाता है, लिटिल बिट कूलिंग से आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन स्टिल इसका टेम्परेचर हाई ही रहता है, उतना कम नहीं हो पाता है। तो लेकिन फेज चेंज हो जाता है। अब इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड को, ये लिक्विड हो गया, तो इसको एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू इसका प्रेशर जो है वो गिराया जाता है। तो जब प्रेशर गिराया जाता है तो इसका, आपको पता है कि जैसे ही प्रेशर कम किया जाता है तो फ्लूइड जो है वो लो टेम्परेचर पे भी बॉयल होने लग जाता है। तो उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो बॉयल होने लग जाता है, इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पे ही इवेपोरेशन शुरू होने लग जाता है। तो वो कुछ अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपराइज होता है, और उस वेपराइजेशन की वजह से बाकी जो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसमें भी कूलिंग हो जाती है। तो यहाँ तक आते आते वो रेफ्रिजरेंट काफ़ी कूल डाउन हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। तो यहाँ पे वापस इवेपोरेटर यूनिट में भेजा जाता है ताकि कूलिंग की जा सके। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट्स जो है, 4 इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स जो है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 पार्ट्स को अब हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो हम सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ कंप्रेसर। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर कंप्रेशन। अब जहाँ पे जो डिवाइडेशन किया है वो हमने टाइप ऑफ मैकेनिज्म कैसा यूज किया गया है कंप्रेशन में, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। तो बेसिकली कंप्रेसर को टाइप ऑफ मैकेनिज्म के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वॉल्यूम रिड्यूस होने के साथ साथ उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं एक बार और जब वापस इसमें डिटेल में जाऊंगी तो एक बार और आपको समझाऊंगी कि इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं। और डायनेमिक में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रोटेटिंग इम्पेलर टू द एयर। जो रोटेटिंग इम्पेलर होता है उसकी एनर्जी को, उससे जो एनर्जी है वो एयर को दी जाती है, इसलिए इसे डायनेमिक कंप्रेसर कहा गया है। पॉजिटिव के अगेन 4 टाइप के हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पहला है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा है रोटरी, तीसरा है स्क्रॉल टाइप और चौथा है स्क्रू टाइप। ये सारे टाइप के कंप्रेसर हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग होती है, क्या पार्ट्स हैं इनके, कैसे वर्किंग है इनकी, ये सब हम समझेंगे। और डायनेमिक जो है वो है, डायनेमिक एक है यहाँ पे और वो है सेंट्रीफ्यूगल। ये इनसे काफ़ी डिफर करता है। तो इन सब की प्रोसेसिंग जो है हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में आपको डिटेल स्टडी के थ्रू आपको समझाएंगे। अब हम कंप्रेसर के टाइप ऑफ कंप्रेसर की तरफ बढ़ते हुए हम सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, तो सिंस एक वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब अभी हम इंट्रोडक्शन के बेसिस पे मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं। देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसे इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा, दिस मीन्स दे आर टेकिंग मीनिंग दैट दे इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि आपका जो एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो जब आपका कंप्रेशन होता है तो पिस्टन आपका क्या होता है, आप इंजन जिस तरीके से इंजन में कंप्रेशन होता है, ये सिंपल इंजन ही है, लेकिन इंजन की प्रोसेसिंग से इसमें प्रोसेसिंग जस्ट रिवर्स होती है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक ऐसा अगेन वही सेम इंजन डिवाइस है जिसे एक्सपेंशन के लिए यूज़ नहीं करके कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेसिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम रिड्यूस होता है वैसे वैसे कंप्रेशन होता है और वैसे वैसे उसमें प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि पिस्टन की मूवमेंट जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, इसीलिए इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कहा जाता है। तो आज आप इतना ही समझिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस इसको डायग्राम के थ्रू डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को समझ चुके हैं। इसके बाद में मैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को कंटिन्यू करते हुए आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको डायग्रामेटिकली विथ ऑल द पार्ट्स आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो काम करता है। तो
आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वर्किंग जो है वो डायग्रामेटिकली देख पाएंगे। ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।